Chapter 4, Maps. You have learnt in the previous chapter about the advantages of a globe. However, globe has limitations as well. The a globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of the earth, as about our country, states, districts, towns, and villages, it is of little help. In such a situation, we use maps. A map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. But it is impossible to flatten a round शेप कम्प्लीटली. ठीक, तो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में ग्लोब के बारे में पढ़ा, इन ग्लोब के एडवांटेज के बारे में पढ़ा. ठीक है, कि ग्लोब के एडवांटेज क्या थे कि वो एक ट्रू मॉडल है हमारे अर्थ का, है ना. तो बिल्कुल दिखाता है कि कैसे हमारी अर्थ दिखती है, कैसी है, वो सब दिखाता है. ठीक है, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं. लिमिटेशंस क्या है कि एक तो ग्लोब तब यूज़फुल है जब हमें पूरे अर्थ को स्टडी करना है. लेकिन अगर हमें अर्थ के किसी एक पार्ट को स्टडी करना है, एक पार्ट जैसे कि हमारी कंट्री हो गई, हमारा स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, या विलेज हो गया, टाउन हो गया, ऐसी किसी चीज़ को, अगर ऐसे किसी एक पार्ट को हमें डिस्कस करना है या स्टडी करना है, तो उसके लिए ग्लोब हेल्पफुल नहीं होता है. इस जगह पे हमें, इस सिचुएशन में हमें मैप यूज़ करना पड़ता है. तो मैप क्या है? मैप एक रिप्रेजेंटेशन है या फिर ड्राइंग कह सकते हैं किसकी है, अर्थ के सरफेस की या फिर उसके पार्ट की. एक फ्लैट सरफेस पे स्केल के अकॉर्डिंग हम अर्थ के सरफेस को ड्रॉ करते हैं एंड दैट इज़ द मैप. ठीक, लेकिन किसी राउंड शेप को फ्लैटन करना कम्प्लीटली ये इम्पॉसिबल है. ठीक है, तो हम पार्ट में करते हैं. We find that maps are useful to us for various purposes. One map shows a small area and a few facts. Another map may contain as many facts as a big book. When many maps are put together, we get an atlas. Atlases are of various size, measurements, drawn on different scales. Maps provide more information than a globe. There are of different they are of different types. Some of them are described below. मैप्स यूज़फुल कैसे हैं? मैप जैसे किसी एक स्मॉल एरिया का मैप है ना. मैप से हम बहुत सारे यूज़फुल चीज़ें निकाल सकते हैं. जैसे एक स्मॉल एरिया का मैप है, उसमें कुछ फैक्ट्स हैं, या फिर कोई दूसरा मैप है जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, है ना. बहुत सारे मैप को एक साथ अगर हम रख दें तो वो एटलस बन जाती है, जो मैप की बुक कहलाती है ना, उसे हम एटलस बोलते हैं. एटलस वेरियस साइज़ के होते हैं, मेजरमेंट्स डिफरेंट स्केल का होता है उनमें. ठीक है, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ग्लोब से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं मैप्स. डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, है ना. जैसे कि पॉलिटिकल मैप हो गया, फिजिकल मैप हो गया, थीमेटिक मैप हो गया. तो देखते हैं ये फिजिकल मैप्स क्या हैं. फिजिकल maps showing natural features of the earth such as mountain, plateau, plains, rivers, oceans etc are called physical और relief maps. तो ये फिजिकल मैप्स क्या हैं? जो कि हमें फिजिकल फीचर्स, अर्थ के फिजिकल फीचर्स को शो कर रहे हैं. फिजिकल फीचर्स अर्थ के क्या हो गए? जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, रिवर, ओशंस, इन सबको जो शो कर रहे होते हैं उन्हें हम फिजिकल मैप या फिर रिलीफ मैप बोलते हैं. ठीक, फिर पॉलिटिकल मैप्स क्या हो गए? पॉलिटिकल मैप्स क्या हो गए? Maps showing cities, towns and villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political maps. Political maps क्या है? जो cities, towns and villages को show कर रहे हैं, countries को, उनके boundaries को show कर रहे हैं, that are political maps. Thematic maps क्या होगा? Some maps focus on specific information such as road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forest, industries etc are known as thematic maps. Suitable titles are given on the basis of information provided in these maps. ओके, तो ये थीमेटिक मैप कौन सा है? जो कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसी एक टाइप की इन्फॉर्मेशन दे रहा है. जैसे कि रोड मैप हो गया, जो रोड्स के बारे में बता रहा है. रेनफॉल मैप, वो रेनफॉल पैटर्न बता रहा है कि डिफरेंट एरियाज में क्या क्या रेनफॉल, कैसा रेनफॉल पैटर्न है ना. फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है, इंडस्ट्रीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है. तो दैट आर थीमेटिक मैप्स. ठीक, अब कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप देखें तो 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं मैप के. कौन कौन से? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल. एक एक करके पढ़ेंगे. डिस्टेंस की बात करते हैं. Maps are drawings which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper.
or we can say maps are drawn to reduced scales, but this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. Therefore a scale is chosen for this purpose. ठीक, क्या बोल रहे हैं, जो मैप्स है ना वो ड्राइंग्स हैं जो कि इंटायर वर्ल्ड को रिड्यूस कर देता है एक सीट ऑफ पेपर पे। एक हमें पेपर पे पूरा वर्ल्ड बनाना है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हमें बहुत बड़े डिस्टेंस को बहुत छोटे से एरिया में बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि पेपर पे एक छोटा सा जो डिस्टेंस होगा वो रियल में बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा, ठीक है, क्योंकि हमें डिस्टेंस को रियल ही रखना है। डिस्टेंस हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े मान लो 100 किलोमीटर को हम अपने एक छोटे से पेपर पे कैसे बनाएं। तो हमने 1 सेंटीमीटर बनाया और उसे बोल दिया कि ये 100 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है। ये स्केल हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो स्केल हम चूज करते हैं इसके लिए। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। वही चीज़ जो अभी मैंने बताया कि स्केल क्या है, रेशियो है एक्चुअल डिस्टेंस जो ग्राउंड पर है और जो डिस्टेंस हमने मैप में शूट की है उसके बीच का रेशियो है। जैसे कि 100:1 है ना, कि एक्चुअल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है लेकिन हमने 100 किलोमीटर/1 सेंटीमीटर ऐसे कर लो, ठीक है। एक्चुअल डिस्टेंस 100 किलोमीटर थी, हमने यहाँ मैप पे उसको 1 सेंटीमीटर मार्क किया है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। इफ़ यू show this 10 kilometer distance by 2 centimeter on a map, it means 1 centimeter on map will show 5 kilometer on the ground. The scale of your drawing will be 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे मान लो आपका स्कूल और आपके घर के पीछे डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और इस 10 किलोमीटर को आपने पेपर पे बनाया है, मैप पे बनाया है 2 सेंटीमीटर में। मतलब आपने स्केल क्या चूज़ किया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, कि 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 5 किलोमीटर। अगर हमें 50 किलोमीटर बनाना है तो हम 10 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे, ठीक है। दस स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन द मैप। अगर हमें स्केल पता हो, वही चीज़ है ना कि अगर हमें पता है कि ये 5 सेंटीमीटर की लाइन या 1 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर या कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम कोई भी डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. For example, 5 centimeter on map shows 500 kilometer on the ground. It is called small scale map. तो ठीक है, अब क्या करें कि अगर हमें कॉन्टिनेंट या कंट्री बनाना है, यहाँ पे उन्होंने स्कूल से घर का डिस्टेंस सिर्फ मेज़र किया, एक सिटी में एक विलेज में एक छोटा सा डिस्टेंस इन्होंने मेज़र किया, जिसको उन्होंने बोला कि एक सेंटीमीटर का मतलब है 5 किलोमीटर, इतना हम स्केल ले रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर हमें कॉन्टिनेंट बनाना है तो हमें बहुत कम से एरिया में बहुत ज़्यादा सा डिस्टेंस दिखाना पड़ेगा। जैसे इन्होंने 5 सेंटीमीटर मैप में शो किया 500 किलोमीटर, मतलब यहाँ इन्होंने स्केल क्या ली कि 1 सेंटीमीटर का मतलब है 100 किलोमीटर, है ना। इस वाले में इन्होंने लिया, जैसे हमारा पहले वाला जो हमने जो आपको एग्जांपल बताया उसमें मैंने लिया था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, वो हमारा स्मॉल स्केल मैप है, ठीक। व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन पेपर, देन वी यूज लार्ज स्केल, दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर ओनली ऑन द ग्राउंड। इसको हम लार्ज स्केल मैप कहते हैं। अब यहाँ आप समझिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब कोई बड़े से डिस्टेंस को हमें मैप में दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैप में एक छोटे से डिस्टेंस को, मतलब हमने मान लिया कि हमने 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस खींची, अगर 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची है तो उसका मतलब है 100 किलोमीटर, ठीक। तो ये है हमारा स्मॉल स्केल मैप, ठीक। लेकिन अगर हमें कम डिस्टेंस दिखाना है, जैसे कि मान लो हमने अपने मैप में 1 सेंटीमीटर को सिर्फ 1 किलोमीटर बताया, रियल में वो 1 किलोमीटर है और हमने 1 सेंटीमीटर दिखाया है अपने मैप में, तो वो हमारा मैप जो है वो लार्ज स्केल मैप है। दैट मीन्स लार्ज स्केल मैप जो होगा ना वो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा देन स्मॉल स्केल मैप, है ना। क्योंकि स्मॉल स्केल में क्या है, 1 सेंटीमीटर का मतलब 100 किलोमीटर, लेकिन लार्ज स्केल मैप में 1 सेंटीमीटर सिर्फ 1 किलोमीटर है। तो लार्ज स्केल मैप जो है ना वो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा देन स्मॉल स्केल मैप्स, ठीक। डायरेक्शन की बात, दूसरा कंपोनेंट हमारा है डायरेक्शन। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट hand corner. This arrow shows the north direction. It is called the north line. When you know the north, you can find
out other directions, for example east, west and south. There are four major directions, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। चलो इतना पहले पढ़ लेते हैं फिर नीचे आते हैं। कह रहे बहुत सारे मैप्स में हम देखें तो एक एरो हमें दिखता है अपर राइट कॉर्नर में, है ना, राइट हैंड कॉर्नर पे देखें तो एक हमें एरो दिखता है और वहाँ पे एन लिखा होता है। इसका मतलब क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक, इसे हम नॉर्थ लाइन भी कहते हैं। अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन पता चल जाए ना, नॉर्थ स्पेशली नॉर्थ अगर हमें पता चल जाए तो हम और 3 डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ऐसा कुछ है, ये नॉर्थ है तो कह देते हैं इसके जो अपोजिट है वो हमारी साउथ हो गई। ठीक, सॉरी एस नहीं कहो, साउथ, साउथ हो गई। ठीक है, अब हम अगर नॉर्थ फेसिंग है तो जो हमारा राइट हैंड होगा ना, अगर हम नॉर्थ फेसिंग है, मान लो हम ऐसे खड़े हैं, इधर का फेस करके खड़े हैं ना, तो जो हमारा राइट हैंड होगा वो हमारा ईस्ट हो जाएगा और जो वेस्ट हैंड, जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो हमें पता चल गई ना सारी डायरेक्शंस। और इन्हीं को, ये जो 4 डायरेक्शंस है ना, इन्हें हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ नॉर्थ वेस्ट। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। तो ये जो हमारी 4 डायरेक्शंस है ये कार्डिनल पॉइंट्स है। इसके अलावा ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं और इन इंटरमीडिएट डायरेक्शंस का यूज़ करके हम एक्यूरेटली कोई भी प्लेस को मेजर कर सकते हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर 4.1। चलो ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक फिगर दिया है, इसमें कह रहे हैं कि डायरेक्शंस को फाइंड आउट करो। पहला क्या है कि डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम द विकास हाउस। तो विकास के हाउस से पहले हम कम्युनिटी सेंटर जाते हैं और फिर प्लेग्राउंड जाएंगे। ठीक है, विकास का हाउस कहाँ है, चलो ढूंढते हैं विकास का हाउस। दिस इज विकास का हाउस। ठीक, इससे कम्युनिटी सेंटर दिस वन। तो विकास के हाउस से कम्युनिटी सेंटर सीधे हमें नॉर्थ में दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद विकास के हाउस से कहाँ जाना था, प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड देखे कहाँ गया, तो प्लेग्राउंड यहाँ पर है। तो अब ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, तो ये क्या हो गई, ये नॉर्थ ईस्ट हो गई। ठीक, तो विकास से हाउस से प्लेग्राउंड कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है। अगला कौन सा डायरेक्शन है, फिर कह रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल फ्रॉम शॉप्स। शॉप से स्कूल की डायरेक्शन, शॉप कहाँ गई, शॉप शॉप ये रही शॉप, ये रहा स्कूल। तो शॉप से स्कूल की डायरेक्शन क्या हो गई, ईस्ट हो गई। एज सिंपल एज इट इज। ओके, चलो आगे आते हैं। We can find out the direction of a place with the help of a compass. It is an instrument used to find out main directions. Its magnetic needle always points towards north south direction. This is the compass. कोई भी डायरेक्शन अगर हमें फाइंड आउट करनी है ना, प्लेस की डायरेक्शन की, ये प्लेस किस डायरेक्शन में है, तो हमें कंपास यूज़ करना पड़ता है। ठीक, कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेन डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो, इसमें एक मैग्नेटिक निडल होती है जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगी। ठीक है, जिधर वो घूम जाएगी वो नॉर्थ साउथ हो जाएगा। और उसके बाद ईस्ट वेस्ट तो हम पता कर ही सकते हैं। अब आते हैं मैप के थर्ड कंपोनेंट में, जो है हमारा सिंबल। ठीक है, symbols. It is the third important component of a map. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines, and or a well. So they are shown by using certain letters, shapes, colors, pictures, and lines. These symbols give a lot of information in a limited space. With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. Even if you did not know the language of an area and therefore cannot ask someone for directions, you can collect information from map with the help of these symbols. Maps have a universal language that can be understood by all. There is an international agreement regarding the use of these symbols. These are called conventional symbols. Some of the conventional symbols आर शोन इन द फिगर 4.3। ओके, तो अब क्या कह रहे हैं कि जो तीसरा कंपोनेंट है हमारे मैप का वो क्या है, वो सिंबल। ठीक, सिंबल को यूज़ करने पड़ते हैं क्योंकि एक्चुअल शेप और साइज़ किसी भी चीज़ का बनाना पॉसिबल नहीं है एक छोटे से पेपर पे। कोई भी बिल्डिंग है, रोड है, ब्रिज है, इन सब का एक्चुअल शेप एंड साइज़ कैसे बनाएंगे पेपर में। तो उसके लिए कुछ सर्टेन लेटर्स या फिर कोई शेड या फिर कोई कलर, कोई पिक्चर, ऐसा हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, पेपर पे कुछ ऐसा शो कर देंगे, वो सिंबल हम बना देंगे। ये सिंबल्स जो हैं वो मैप को ईजिली बना देते हैं, सिंपल बना देते हैं। अगर हमें उस एरिया की, मान लो हमें कोई एरिया कहीं जाए हम और वहाँ का हमें कोई लैंग्वेज नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम वहाँ के डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मैप
को देख के, उन सिंबल्स की हेल्प से हम वहाँ पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मैप होते हैं ना, ये यूनिवर्सल लैंग्वेज होते हैं, सारे समझ पाते हैं। इसमें कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स हैं, है ना, जिसको हम कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। जैसे कि ये रहे, है ना, जो रेलवे लाइंस के सिंबल्स, ये तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे। रोड, अगर ऐसी कुछ रोड का सिंबल है मतलब मेटल्ड रोड है, ये रोड है मतलब अनमेटल्ड रोड है। ये पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। अगर मेटल रोड है ना तो वो ऐसी ही दिखेगी। अगर हमें रिवर का सिंबल चाहिए तो वो ऐसा ही दिखेगा। अगर कैनाल चाहिए होगा तो कैनाल हमें कैसे दिखेगा? ऐसे ही दिखेगा। ये पोस्ट ऑफिस का सिंबल है। ठीक है, ये ग्रेवयार्ड का, ये सेटलमेंट, ये ट्रीज, ये ग्रास, ये कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स है। अगर ऐसा कहीं ग्रास अगर बनाना है तो हर जगह वो ऐसे ही सिंबल्स में बने होंगे। ठीक है, तो अब हमें वहाँ की लैंग्वेज नहीं पता, लेकिन हमें पता चल जाएगा। अगर पोस्ट ऑफिस जाना है तो वो PO ही लिखे होंगे, है ना, जहाँ भी पोस्ट ऑफिस होगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो हम समझ पाएंगे। अगर वहाँ की लैंग्वेज नहीं भी पता है फिर भी हम मैप को देख के पता कर पाएंगे कि हाँ, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पज। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन, generally blue is used for showing water bodies, brown for mountains, yellow for plateau and green is used for plains। ऐसे सिंबल्स भी यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, लेटर्स भी यूज़ करते हैं, उसके अलावा कलर्स भी यूज़ करते हैं। जैसे कि जनरली ब्लू कलर अगर है तो मतलब वो वाटर बॉडी के लिए यूज़ किया गया है। ब्राउन कलर यूज़ किया है तो वो माउंटेन के लिए यूज़ किया। येलो कलर फॉर प्लेट्यूज एंड ग्रीन कलर है तो प्लेन्स के लिए यूज़ किया गया होगा। ठीक है, फिर आते हैं स्केच पे। अब स्केच क्या है? मैप्स पढ़ लिए, स्केच देखते हैं क्या है। स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. Suppose you want to go to your friend's house but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without scale and it is called a sketch map. स्केच क्या है? स्केच सिंपल समझो कि बिना स्केल का बना हुआ मैप। ठीक है, कोई स्केल नहीं है वहाँ पे, कोई डिस्टेंस मेज़र करके नहीं बनाया गया है, लेकिन हाँ रफ फिगर बना दिया गया कि हाँ कहीं भी कोई भी प्लेस अगर इन कंपैरिजन टू, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि एक, तुम्हें अपने फ्रेंड के घर जाना है और तुम्हें उसका रास्ता नहीं पता, तो तुम्हारा फ्रेंड जो है वो तुम्हारे घर से उसके घर का रास्ता एक मैप के थ्रू बना के दे देगा, ऐसे रफली बना के दे देगा, जिसे हम स्केच मैप कहेंगे। ठीक है, अब प्लान क्या है? प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ एन स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, लार्ज स्केल का मतलब छोटे से एरिया को हमने बनाया है, बहुत छोटे छोटे स्केल का यूज़ करके, मतलब जैसे 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर या 1 सेंटीमीटर 100 मीटर्स ऐसे करके। A large scale map gives lots of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length and breadth of a room, which cannot be shown in a map. At that time, we can refer drawings drawn to a scale called a plan. अब क्या करें? प्लान जो है ना, ये स्मॉल स्मॉल एरिया की ड्राइंग है, लार्ज स्केल पर स्मॉल एरिया की ड्राइंग है। ठीक है, लार्ज स्केल मैप हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी हो जाती है। जैसे कि अगर हम रूम का स्केच बना रहे हैं, मतलब रूम एक हाउस का प्लान बना रहे हैं, तो उसमें रूम का हमें लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए होगा। तो उसे हम पेपर पे नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए हम प्लान बनाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे स्केल का यूज़ करके एक लार्ज स्केल मैप बनाएंगे, जिसे हम कह देंगे कि ये है प्लान। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर एंड हमने पूरा चैप्टर कवर किया मैप का। एक हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने देखा कि मैप क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैप देखे जिसमें फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप थे। फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ मैप देखे, डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड सिंबल्स, है ना, ये 3 हमने मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैप देखे। उसके बाद हमने देखा कि स्केच क्या होता है ना, रफ ड्राइंग मैप की वो स्केच हो गई। एंड देन लास्ट में हमने देखा कि प्लान क्या होता है। प्लान क्या है? एक लार्ज स्केल मैप है,
एज सिंपल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। ओके, एक्सरसाइज इसकी आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, चलो, बाय, थैंक यू सो मच।